गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? बढ़िया हो? अच्छा, तो नए साल की पार्टी भी खत्म नहीं हुई आप लोग की? अच्छा अच्छा, चल रहा है। हाँ, चल रहा है, खत्म हो गया। ठीक है, तो याद होगा थोड़ा बहुत आपको हमने क्या पढ़ा था। अगर नहीं याद है तो हम आपको याद करवाएंगे। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे, केमिस्ट्री में जीओसी चल रहा था मेरा टॉपिक। और जीओसी में हम लोग सीखे थे, रेजोनेंस चल रहा था। रेजोनेंस क्या होता है ये भी हम आपको समझाए थे। उसके पहले इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रेजोनेंस अभी फिनिश नहीं हुआ है, हम लोग रेजोनेंस पे काम कर रहे हैं। और रेजोनेंस में हम लोग काम कहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिए। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसके बाद सिखाया आपको 13 केस, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्लूइडिकल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये सारा केस आपको सिखाए। उसके एग्जाम्पल करके सिखाए। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपको सिखाए थे सम कंडीशन। कुछ कंडीशन होता है जिसे आपको याद रखना है। जब आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पे उसकी जरूरत पड़ती है। उस तरह की गलतियां हम लोगों से ना हो, ठीक है ना। अब लास्ट में हम लोग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को फिनिश करने वाले हैं यहाँ पे। और वो इंपॉर्टेंट है जहां से जेई में, नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सवाल ये भी पूछा जाता है कि भाई ठीक है, आपके पास 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है तो इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। कई बार सवाल आपको पूछा जाएगा। हम आपको डीपीपी अपलोड करेंगे वगैरह अपने डिस्क्रिप्शन में, तो देखिएगा आप डिस्क्रिप्शन में देखकर जाकर कि वहां पे बताया गया है कि कौन सा स्ट्रक्चर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब आपको उसके लिए आज तैयारी करना है, वो देखना है कि अगर आपके पास मोर देन वन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है तो आप उसमें से कैसे कंपेयर करके बताएंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल देन अदर वन, है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और आज का हेडिंग क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोग अपनी हेडिंग से शुरुआत करते हैं और लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी। क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी। तो आप लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे हम लोग बोलते क्या है, सबसे फर्स्ट कंडीशन। अब इसमें कुछ कंडीशन है जिसको एक एक करके सीखते चलेंगे, उसके रूल्स पढ़ेंगे, एग्जांपल सीखेंगे। सबसे पहले कहा जाता है, आप लिख सकते हैं तो चाहे लिखें, आप क्या बोलेंगे। सबसे पहला कंडीशन लिखो बेटा, जनरली। सबसे पहला कंडीशन हम बोल रहे हैं, लिखो आप, जनरली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड मॉलिक्यूल। सबसे पहला कंडीशन है, लिखो आप, जनरली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड मॉलिक्यूल। मतलब आपके पास जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज वालों से, जिसके ऊपर चार्ज दिखता है पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चार्ज वालों से वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऐसे केस में आप बोलेंगे सर अगर ऐसा कोई कंपटीशन है आपके बीच में, आपके पास कोई कंपटीटर आया है, आप दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हैं, तो आपको बोलना है कि सर जो न्यूट्रल है उसकी स्टेबिलिटी चार्ज वालों से ज्यादा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ, रेंडमली आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि सर हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये पहला स्ट्रक्चर है आपका, मान लीजिए, ठीक है ना। आप इसका रेजोनेंस किए A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, अगर इसका आप रेजोनेंस करते हैं तो इसका रेजोनेंस से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ आ जाएगा CH2। भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ है सर, और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन गया इसका, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरा बन गया। तो पहला वाला मॉलिक्यूल हमारा न्यूट्रल है, इस पे चार्ज आ गया है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेबिलिटी का तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पहला ऑर्डर हमारा काम कर रहा है, आप लिख लिए होंगे, एग्जांपल बना लेंगे जल्दी से फटाफट। जनरली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड मॉलिक्यूल। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है वो चार्ज मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल है, क्लियर है। तो ये फर्स्ट रूल था। अब हम लोग सेकंड वन लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं। तो सेकंड में आप लिखेंगे, लिखो आप, लिख लिए सब, सबका हो गया। चलो तो सेकंड में हम लोग लिखेंगे, अच्छा चलो एक लिखो एग्जांपल जल्दी से फटाफट, नाउ स्टार्ट। अब सेकंड वन हम लिखते हैं। सेकंड वन लिखेंगे क्या कि सर अगर कभी कभी ना आपके पास कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो चार्ज वाला है, ये तो यहाँ तो कंपेयर हो गया, एक न्यूट्रल एक चार्जेबल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपके पास दोनों चार्जेबल है, तो आप वहां पे कैसे कंपेयर करेंगे। तो सिंपल कहना है क्या, ग्रेटर द पाई बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी। देखो ये रूल्स जो हम आपको बोल रहे हैं ना, ये सीक्वेंस में लगता है, पहला फेल हुआ दूसरा लगेगा, दूसरा फेल हुआ तीसरा लगेगा, तीसरा फेल हुआ चौथा फेल लगेगा, ऐसे वो सीक्वेंस में लगता जाता है। उसके लिए घबराना नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रूल नंबर 2 लिखो बेटा। क्या लिखेंगे आप, रूल नंबर 2 में हमारा कंडीशन क्या है, तो रूल लिखो आप लिखो ग्रेटर द पाई बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी। आराम से लिखो, धीरे मैं बोल रहा हूँ, 5 बार बोलूंगा, 3 बार बोलूंगा, आपको आराम से लिखना है, घबरा बिल्कुल नहीं है। लिखो ग्रेटर द पाई बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी।
ग्रेटर द पाई बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी। पाई बॉन्ड आपके पास सिस्टम में जितना ज्यादा होगा आपकी स्टेबिलिटी उतना ही बेहतर होगा, उतना ही अच्छा होगा। जैसे एक एग्जांपल से हम बात करते हैं, लिख लिए पॉइंट्स, क्या लिखे हैं, ग्रेटर द पाई बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी। देखो हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से लिखो, घबराओ मत। ग्रेटर द पाई बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी। चलो अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे आपके पास एक एग्जांपल ऐसा आया है, ध्यान से देखना सब। आपके पास है सर CH2 C डबल बॉन्ड O, है ना, CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये पहला स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है ना। हम इसमें एक रेजोनेंस करते हैं, कैसे, A डबल बॉन्ड भी C डबल बॉन्ड D, ठीक है ना। तो अगर इसका हम रेजोनेंस करें तो सिंपल क्या कहना है सर, CH2 C पे हो जाएगा सर O माइनस डबल बॉन्ड CH, और ये CH पे आ जाएगा सर पॉजिटिव चार्ज, आई बात समझ में, और यहाँ क्या हो गया बेटा, CH3 हो गया। क्लियर है, ये बन गया दूसरा स्ट्रक्चर। तो आप रूल नंबर 1 से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं मे बी। चलो रूल नंबर 2 के एग्जांपल बनकर आया है, तो देखो इसके पास पाई बॉन्ड क्या है भाई, एक और एक, दो पाई बॉन्ड है, इसके पास एक पाई बॉन्ड है। अगर ऐसा केस है तो बेसिकली आप क्या बोलेंगे सर, ये क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक स्ट्रक्चर और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आप अच्छे से सीख सकेंगे। C3C डबल बॉन्ड है बेटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये पहला स्ट्रक्चर है हमारा। दूसरा इसमें हम RS किए हैं, कैसे, A के ऊपर लोन पेयर, B के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसके RS से बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड O, और O पे आ गया सर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बन गया। अब देखो गौर से आप, अब कहेंगे सर न्यूट्रल कौन है, न्यूट्रल कोई नहीं है भाई, ध्यान से देखो। अब आपके सामने अच्छा क्वेश्चन आया है, यहाँ पे न्यूट्रल कोई नहीं है, न्यूट्रल कोई भी नहीं है, क्योंकि पहला भी चार्जेबल है, दूसरा भी क्या है, चार्जेबल है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आप क्या बोलेंगे, तो पाई बॉन्ड देखो भाई, न्यूट्रल तो कोई नहीं है, रूल नंबर 1 काम करना बंद कर दिया, रूल नंबर 2 लगेगा। और क्या लगेगा सर, यहाँ पे ना एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, क्योंकि आप ऐसे केस बहुत सारे बचपन में पढ़े होंगे। कार्बन डबल ऑक्सीजन में एक सिग्मा एक पाई होता है सर, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन में अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, एक सिग्मा दो पाई होगा सर। तो ओवरऑल ग्रेटर द पाई बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी। और इस बेस पे आप बोल सकते हैं सर, जो सेकंड वन है उसमें आप कहेंगे कि सेकंड वन की स्टेबिलिटी 1 से क्या है सर, ज्यादा है ना, सेकंड की स्टेबिलिटी 1 से ज्यादा है, ऐसा आप 100% बोल सकते हैं। और ऐसा बोलेंगे तो आप सिंपल कर सकते हैं, क्या कहेंगे, ग्रेटर द पाई बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी। हो गया। अब इसको कॉपी करें फटाफट, उसके बाद रूल नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं, कंडीशन 3 लगाएंगे और 3 में सीखेंगे स्टेबिलिटी कैसे बढ़ने वाला है या कैसे घटता है। तो कॉपी करो बेटा जल्दी जल्दी फटाफट। एक्चुअली मार्कर्स मेरा इंक चला गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, लिख लिए। चलो तो आप रूल नंबर 3 लिखो, आप थर्ड में लिखो बेटा। रूल नंबर 3 में हम बोलते ये हैं कि कभी कभी ना आप पढ़े होंगे सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, ऐसा आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर पॉजिटिव आ गया ना, क्रॉस नेचर के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, नेचर को उल्टा आ रहा है, आप नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बोलो सॉरी, आप नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, तो आप क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। सिंपल सा फंडा जैसा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर नेगेटिव स्टेबल होता है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल करता है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो फिर आप क्या होगा, गड़बड़ हो जाएंगे, और ऐसे गड़बड़ के केस में उसकी स्टेबिलिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो पहले हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं रूल नंबर 3 का, उसके बाद उसके हम लोग एग्जाम्पल भी सीखेंगे। तो रूल नंबर 3 का कंडीशन लिखो बेटा, और थर्ड में लिखो, आप लिखो, सबसे पहले लिखो थर्ड में लिखो, जनरली, ध्यान से लिखना, कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो जनरली electropositive atom has positive charge and electronegative atom has negative charge. Generally electropositive atom has positive charge and electronegative atom has negative charge is more stable than those in which electronegative has positive charge and electropositive has negative charge. Those in which electronegative has positive charge and electropositive has negative charge. देखो सिंपल बोला क्या, ऐसे स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव जो है उसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव अगर है तो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू उससे जिसपे इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे निगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव। तो उल्टा हो रहा है ना भैया, उल्टा होगा आप पीछे जाएंगे। इससे सिंपल है, हम आपके पास एक स्ट्रक्चर लिखे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड O, है ना, ये स्ट्रक्चर है बेटा।
अब हमसे बोला गया सर इसमें आरएस बनाइए। अब देखो आरएस ना हम दोनों तरफ से बना सकते हैं प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या इमेजिनरी है, आरएस क्या होता है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, इमेजिनरी होता है, इमेजिंग करते हैं आप। तो चलो हमारा एक इमेजिनेशन ये है कि हम इसका में आरएस जो बना रहे हैं ना सर, वो कैसे बना रहे हैं, इधर से बना रहे हैं, एक आप इधर से बना रहे हैं। तो अगर हम दो आरएस बनाते हैं तो दोनों आरएस बनने के बाद एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। कैसा मिलता है, तो देखो भाई इसका अगर आरएस बना है इधर से इधर ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, तो इसके तरफ पैसा आएगा तो बन जाएगा CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH बनेगा सर, और यहाँ बनेगा O माइनस। एक स्ट्रक्चर ऐसा बना। तो आप बोल सकते हैं सर ये फर्स्ट है, फर्स्ट या सेकंड तैयार किए, आराम से सीखो। अब इसी में आप कर रहे हैं इधर से बना रहे हैं A डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, इधर से बना रहे हैं। तो इधर से जब बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट में होगा, इसका इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव और इस पे इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव। तो तीसरा बनेगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या बनेगा O का इलेक्ट्रॉन गया तो O पे आ गया पॉजिटिव। ये थर्ड बना। अब ध्यान से देखो क्या देखना है सर, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी कम। तो बहुत सिंपल है, आप अच्छे से देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, पहला तो न्यूट्रल है सर, वो आगे निकल गया, और ऑब्वियसली पाई बॉन्ड भी ज्यादा उसके पास है, सारा लीडिंग पॉइंट उसी के पास है। तो आप क्या बोलेंगे सर, 1 सबसे आगे निकल कर रहेगा। बिल्कुल सही है, 1 आगे रहेगा सर। अब 2 3 में देखा जाए तो पाई बॉन्ड इसके पास भी एक है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कॉमन है। न्यूट्रल ये भी नहीं है, न्यूट्रल ये भी नहीं है, चार्ज दोनों के पास है। तो फिर देखो किसके ऊपर क्या चार्ज है। तो देखो भाई कार्बन नेचर में होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी कार्बन नेचर में क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, पहली बात। ऑक्सीजन नेचर में होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव और चार्ज आ रहा है बेटा निगेटिव, ठीक है ना। तो ये तो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा भाई, जो हमारा नेचर है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास चार्ज आया है। लेकिन इसको देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे निगेटिव, इलेक्ट्रो निगेटिव पे पॉजिटिव, क्रॉस चार्ज हो रहा है, अनस्टेबल होगा। तो आप कहेंगे सर 1 सबसे आगे तो है ही, सेकंड इसके पीछे रहेगा और थर्ड सबसे पीछे रहेगा सर। तो ऑर्डर बनेगा 1 2 3 का। क्या सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसा हमेशा बनेगा, क्या बनेगा 1 2 3 का ऑर्डर बनेगा। आई बात समझ में। तो इसका ऑर्डर बना 1 2 3। अब इसको लिख लो आप, फटाफट लिखो भाई, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। लिखो जल्दी से, दिख रहा है सबको, हाँ तो लिखो जल्दी फटाफट। अब हम लोग रूल नंबर 4 पे काम करेंगे, जो रूल नंबर 4 में सीखना है, फटाफट लिखो। हो गया सर, चलो तो अब हम आते हैं रूल नंबर 4 पे काम कर रहे हैं, और रूल नंबर 4 लिखते हैं, लिखो। तो रूल नंबर 4 पे कंप्लीट कंडीशन ये है कि जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि सर किसी एटम पे ना ऑक्टेट कंप्लीट होता है, किसी के पास कोई एटम ऐसा है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, तो जिसका ऑक्टेट सारे लोग का कंप्लीट है, वैसा रिलेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है। तो आप सिंपल बोलते क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो भी रिलेटिव स्ट्रक्चर बना है आपका, उसके अंदर सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, देन या हेड ऑन है तो डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो सिंपली बोलेंगे उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगले पॉइंट्स हम चौथे पे डील कर रहे हैं, और चौथे नंबर में लिखेंगे हम लोग। तो लिखो सब 4 नंबर में, और 4 नंबर में क्या लिखना है, लिखो those structures in which, आराम से लिखो बेटा, those structures in which every atom has complete its octet, those structures in which every atom has completes its octet, every atom has complete its octet, every atom has complete its octet is more stable than those in which at least one atom cannot complete its octet। फिर से बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, लिखो those atoms या those structures in which every atom has complete its octet is more stable than those in which at least one atom cannot complete its octet। देखो जैसे सिंपल बोल रहा है क्या, आपके पास एक स्ट्रक्चर फिर से हम बोल रहे हैं, क्या है सर Ca3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास 2 लोन पे न्यूट्रल है वो, और इसका आरएस अभी आपको बना के दिखाए थे। आरएस क्या बना था, Ca3C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज है, एक लोन पे खर्च हो गया, एक लोन पे अभी भी है इसके पास। अब गौर से देखो इन दोनों स्ट्रक्चर को, आप इसको बोल रहे हैं सर 1 और इसको बोल रहे हैं 2, कैसे कंपेयर करेंगे। पहली बात अगर आप देखेंगे रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 में हमें साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सर न्यूट्रल तो कोई नहीं है, खत्म हो गया। ग्रेटर द पाई बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी, चलो ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लीड कर रहा है। आगे जो पॉइंट्स पढ़े तीसरा में क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे निगेटिव चार्ज। देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव स्टेबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव अनस्टेबल है, फेल हो गया। रूल नंबर 4 जो भी आप बोले, क्या बोले कि ऑक्टेट चेक करो सबका। तो ऑक्टेट अगर आप देखेंगे तो ऑक्टेट क्या देखेंगे,
ऑक्टेट साफ दिख रहा है। इस कार्बन के पास गए तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्सीजन का तो सही है, 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 3 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ आ जाओ बेटा, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन का भी 6 और 2 8 कंप्लीट है। तो आप ऐसे केस में क्या बोलेंगे, सर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, पाई बॉन्ड ज्यादा है, तो 2 पॉइंट्स में लीड कर रहा, तो यहाँ पे थर्ड की एस्टिविटी, सॉरी 2 है ना, सॉरी 2 की एस्टिविटी क्या होगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो हो जाएगा बेटा 2 ग्रेटर देन 1, है ना, 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी छोटी छोटी बातें ना इतना डिटेल किसी बुक में नहीं रहता, बुक में सिंपल रहता है, 2-3 पॉइंट्स है, चार्जेबल अनचार्जेबल वगैरह रहता है, लेकिन छोटी छोटी बारीकियों को हम उठा कर लाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, डील करने आए, हर चीज को आए। सारा रूल जब काम करना बंद कर दे तो ये सारे जो हम आपको सिखा रहे हैं आपको काम आएगा। सॉरी, तो आपको घबराना नहीं है, आराम से लिखना है, समझना है, ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, रूल नंबर 5 के पास आएंगे, और रूल नंबर 5 से आगे हम लोग बढ़ना सीख करेंगे। तो आप लिख लें, कॉपी करो फटाफट जल्दी से, और रूल नंबर 5 लिखेंगे। तो 5 में हमें कहना ये है, क्या कहना है कि सर आपके पास कभी कभी ऐसे स्ट्रक्चर्स में चार्ज दिखते हैं जो चार्ज क्या होता है, सिमिलर होता है, एक ही जैसा होता है। कभी कभी अगल बगल में चार्ज जो होता है एडजेसेंट पोजीशन पे अगल बगल में वो डिसिमिलर होता है। तो अगर सिमिलर चार्ज होने से ना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने से हमारा स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर डिसिमिलर चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे अगल बगल में अगर डिसिमिलर चार्ज है, डिफरेंट चार्ज है, तो वहां पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन और स्टेबिलिटी हमारा बढ़ता है। तो सिंपल हम रूल नंबर 5 में नोट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप लिखो रूल नंबर 5, और रूल नंबर 5 में लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, लिखो those structures in which two adjacent atom has two adjacent 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 मतलब अगल बगल वाला, हम तुम्हारे बगल में तुम हमारे बगल में, ऐसा मतलब सोचना है ना। adjacent जैसे हमारे बगल में बोर्ड है, बोर्ड के बगल में हम हैं। two adjacent atom has dissimilar charge, dissimilar अलग अलग चार्ज, dissimilar charge, then it creates electronic attraction. Two adjacent atom has dissimilar charge, then it creates electronic attraction and increases the stability, and increases the stability, and increases the stability, and increases the stability. While those structures in which two adjacent atom has similar charge, similar same, plus plus minus minus, partially positive positive, two adjacent atom has similar charge, then it creates electronic repulsion, and decreases the stability. देखो बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। कर रहा है, दो एडजेसेंट एटम ऐसे हैं जिसके पास डिसिमिलर चार्ज है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन करते हैं। दो लोग ऐसे हैं अगल बगल वाले जिनके पास क्या है, सिमिलर चार्ज है, एक ही जैसा चार्ज है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करने से स्टेबिलिटी को वो घटाता है। तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इससे सिंपल हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, वो कुछ ऐसा है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लगा दिए NO2 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखता है, कोऑर्डिनेट को अगर हम हटा दें तो बन जाएगा O पॉजिटिव है और यहाँ क्या है, निगेटिव है ना, O माइनस प्लस है नाइट्रोजन पे और O माइनस है बेटा। ऐसा NO2 का स्ट्रक्चर बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं रखे, सिंपल बॉन्ड रखें। तो अब देखो गौर से आप, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सर एक स्ट्रक्चर में ना ये जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड का हम सिर्फ शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो पाई बॉन्ड का पहला शिफ्टिंग हम क्या कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इसका RS क्या बन जाएगा, CH2 का इलेक्ट्रॉन गया सर पॉजिटिव चार्ज, ये CH पे इलेक्ट्रॉन आया नेगेटिव चार्ज, और इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये अपने पोजीशन पे क्या है, बरकरार है, कोई मतलब नहीं है। अब एक पाई को हम इधर से इधर शिफ्ट कर दें, है ना, नीचे तरफ, तो इसका जो RS बनेगा सर वो कैसा बनेगा, CH2 का इलेक्ट्रॉन मिला तो नेगेटिव चार्ज, CH का इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव चार्ज, और ये अपने जगह पे है, इससे कोई मतलब नहीं है, जैसे पहले था अभी भी ऐसा है, ठीक है ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। तो अब आप इसको गौर से देखें तो आप सिंपल पहले बोलेंगे क्या, सर इसमें क्या चेंजिंग कर सकते हैं, कैसे हिस्ट्री को निकाल सकते हैं। तो पहले आप पोजीशन क्रिएट कीजिए, आप बोलेंगे सर ये मान लेते हैं पहले नंबर पे है, ये आपका दूसरे नंबर पे है, और ये आपका तीसरे नंबर पे है। ऐसे 3 लोग हैं, 1 2 3 हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों को देखेंगे तो पहले नंबर को देख के आप खुद बोल देंगे सर न्यूट्रल तो नहीं है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हाँ पाई बॉन्ड 2 है, पाई बॉन्ड 1 है, पाई बॉन्ड 1 है। तो ग्रेटर द पाई बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी के रूल से रूल नंबर 1 तो पहले जो है मतलब इस 1 में
इसका स्टेबिलिटी बढ़कर आगे निकल जाएगा। अब 2 3 को देखें, पाई बॉन्ड भी एक है, न्यूट्रल भी कोई नहीं है, चार्ज भी देखें कॉमन ही दिख रहा है हमें। यहां आप देख रहे हैं गौर से, ध्यान से देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक क्या करेगा, रिपल्सन, क्योंकि एडजेसेंट एटम पे अगल बगल में रिपल्सन करेगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जबकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, 1 के बाद 2 होगा सर, और उसके पीछे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो ऑर्डर क्या बनेगा, 1 2 3 का बन जाएगा, ठीक है ना। 1 क्यों है, क्योंकि उस पर पाई बॉन्ड ज्यादा है और उसके पास कोई चार्ज जो है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन नहीं हो रहा। 2 3 में 3 पीछे हो गया, क्योंकि रिपल्सन दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव का रिपल्सन, और रिपल्सन होने से स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो पीछे जाएंगे, तो थर्ड हम पीछे हो गए और सेकंड आप आगे हो गए। क्लियर है। तो इस तरह से रूल नंबर 5 को हम डील करते हैं। अब कुछ रूल्स बेसिक ऐसे हैं जिसमें 2 चीज हमें समझना है, तो वो हम समझाकर आपको सिखा देते हैं, 2 3 रूल फटाफट, और उसके बाद इसको हम खत्म करेंगे, फिर नए टॉपिक को हम विन करेंगे। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी से, और फिर हम लोग रूल नंबर 6 की ओर मूव करेंगे। ठीक है, चलो तो लिखो रूल नंबर 6। ओह माय गॉड, ये सारे लोग ना धोखा देते हैं, मतलब समय पे ही धोखा देता है। सही है, देखो अब डस्टर को छोड़कर हम ये कपड़ा लाए हैं, ताकि कपड़ा से स्मूथिंग क्या होता है, क्लियर हो जाता है, अच्छा साफ हो जाता है बोर्ड हमारा। अब ये भी धोखा दे रहा, बोर्ड तो धोखा देकर गया, अब ये भी धोखा दे रहा है। भाई मेरे धोखा मत दो, धोखा देने वाले दुनिया में जीते नहीं है, कूट कूट के मरते हैं। ये मेरी दुनिया वाले क्यों हंसते हो अपनी बेवफाई पे। इस दुनिया में जीना है तो बस एक चीज सीखो, क्या, खुद पे विश्वास करो, खुद से प्यार करो, और खुद का मेहनत पे विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। दुनिया तुम्हारे कदमों में चूमेगी। उस पर विश्वास मत करो जो तुम पे विश्वास करता है, क्यों, उस विश्वास के वो लायक नहीं जो विश्वास के लायक तुम लायक हो। अब समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 6 में आते हैं हम लोग। रूल नंबर 6 क्या कहते हैं, तो रूल नंबर 6 ये कहा जाता है क्या, कि भाई एक ना कंजुगेशन होता है बेटा, एक कंजुगेशन को आप बोलते हैं लीनियर कंजुगेशन, और एक को बोलते हैं हम लोग क्रॉस कंजुगेशन, ठीक है ना। तो एक लीनियर कंजुगेशन का मतलब है ना, आप किसी टारगेट को अचीव कर रहे हैं 1 वे में, ठीक है, और क्रॉस कंजुगेशन का मतलब आप किसी टारगेट को अचीव कर रहे हैं 2 वे में, है ना, 2 तरीके से मूव कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो क्रॉस कंजुगेशन वाला होता है ना, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है कंपेयर टू लीनियर कंजुगेशन वालों से। पहले आप पॉइंट लिख लीजिए, फिर हम एग्जांपल में सिखाएंगे लीनियर कहाँ हो रहा है, क्रॉस कहाँ हो रहा है। तो पहले लिखो आप फटाफट, लिखो लीनियर कंजुगेबल मॉलिक्यूल या लीनियर कंजुगेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लीनियर कंजुगेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, linear conjugable reductive structure is more stable than linear conjugable reductive structure is more stable than cross conjugable reductive structure. Linear conjugable reductive structure is more stable than cross conjugable reductive structure. ठीक है ना, linear conjugable reductive structure is more stable than cross conjugable reductive structure. इसे सिंपल हम बोलते हैं क्या, आपके पास में एक फिनॉल है, क्या बेटा, फिनॉल, आप फिनॉल बनाते हैं, तो आपके पास ये फिनॉल है सर, ये फिनॉल बना हुआ है सर। ये फिनॉल का मतलब समझ में आता है, बेंजीन पे OH होता है। अब इसके पास लोन पेयर है, तो आप इसका RS बनाएंगे ना, A डबल बॉन्ड C के ऊपर लोन पेयर, तो इसका RS बनेगा, और जब RS बनेगा तो सिंपल ये ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा OH पॉजिटिव, है ना, और ये पाई शिफ्ट होकर यहाँ आएगा तो यहाँ बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये सब देखो, तुम बोलोगे सर कैसे हो रहा, तो आप पीछे का लेक्चर को आप पढ़ सकते हैं, पीछे वाला लेक्चर जो जियो से 3 है 4 है, वहाँ पे सबको अच्छे से सिखाया गया है, आप वहाँ अच्छे से डील कर सकते हैं। तो इसकी लास्ट पोजीशन है, अब लास्ट में तुम बोलोगे सर ये कैसे हो रहा, तो ये थोड़ी सी दुख की बात है, आप उसके लिए पीछे पढ़ सकते हैं लेक्चर, वहाँ से देख सकते हैं। मतलब हम ऐसे शिफ्ट किए हैं, ये पाई शिफ्ट यहाँ हो, लोन पे यहाँ शिफ्ट हो गया, पाई शिफ्ट होकर ए पे आ गया। अब इसका RS अगर हम बनाए ना, तो बनेगा A डबल बॉन्ड C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका RS ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड है सर, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव है ना, ऐसा बन गया। एक RS और बनाते हैं, तो A डबल बॉन्ड C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अगला RS आपका ये बनकर तैयार है ना। देखो हम क्या बोल रहे हैं सर, जिसमें कोई बदलाव नहीं है ना, हम उसको क्या करते हैं बेटा, एज यूजुअल कॉपी कर लेते हैं, ऐसा बन गया सर, है ना। इतने रहते हैं, अगले RS में फिर ये बेंजीन बन जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर वो OH बन जाएगा, फिर से फिनॉल बन जाएगा, इतना में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ये हमारा पहला है, ये दूसरा है, ये थर्ड वन है, और ये फोर्थ वन है ना, 1 2 3 4 है। तो पहला चिल्ला कर बोल रहा है, क्या, फर्स्ट चिल्ला कर बोल रहा है, हम सबसे आगे हैं, हम सबसे आगे हैं। पूछा क्यों, तो बोला हम तो न्यूट्रल हैं, पाई बॉन्ड भी सबके पास से ज्यादा है हमारा, मे बी पाई बॉन्ड सबका सेम भी है,
लेकिन वो हम क्या है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो हम आगे रहेंगे। वेरी गुड, कोई बात नहीं। अब 2 3 4 बोला कि हम तो कोई न्यूट्रल नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, क्रॉस हो रहा है, अनस्टेबल सब हो रहा है। फिर और क्या देखें, तो हम यहाँ देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज जो जनरेट हुआ है ना, ध्यान से देखना बेटा, ये नेगेटिव चार्ज अगर वापस अपने आप सिस्टम को न्यूट्रल करना चाह रहा है तो वो क्या बोल रहा, हम इस रास्ते से चलना शुरू करेंगे और ऐसे चलकर हम वापस यहाँ आए, जो दिखा रहा है यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, ऐसे मूव करके ऊपर चला जाएगा अगर न्यूट्रल करता है तो ये जो कंजुगेशन है ना, वो लीनियर कंजुगेशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि वो वन वे में मूव करते हुए ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ देखो इसको, यहाँ ये निगेटिव चार्ज जो डेवलप किया ना, ये क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है। क्रॉस का मतलब ए डबल बॉन्ड भी नेगेटिव यहाँ भी जा सकता और ए डबल बॉन्ड नेगेटिव यहाँ जाकर इसको न्यूट्रल कर देगा, ए डबल बॉन्ड भी नेगेटिव यहाँ भी जा सकता है, ए डबल बॉन्ड नेगेटिव जाकर इसको भी न्यूट्रल कर देगा। तो आप इसे बोल सकते हैं सर थर्ड वाले में क्या हो रहा है, क्रॉस कंजुगेशन, है ना। लेकिन सेकंड में या फोर्थ में क्या हो रहा है, लीनियर कंजुगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? लीनियर कंजुगेशन हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे सर, 2 और 4 तो सेम है, तो क्या कहेंगे 2 इक्वल टू 4। पहले तो ये हो गया, ये आगे हो जाएगा, फिर सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 4 में क्या बेटा, लीनियर कंजुगेशन, वो एक साइड से मूव कर रहा है। तो लीनियर कंजुगेशन वाला, सॉरी, लीनियर कंजुगेशन वाला क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल देन होता है क्रॉस कंजुगेशन से। थर्ड में लग रहा है क्रॉस और 2 और 4 में क्या लग रहा है, लीनियर लग रहा है। वन साइड से मूव करके आप यहाँ जा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे मूव कर सकते हैं। तो ये आप लिख लीजिए 6 नंबर का पॉइंट से 2 पॉइंट और छोटा छोटा है, उसको पढ़ के खत्म करेंगे। फटाफट आप कॉपी करो इसको जल्दी से। हो गया सबका, सब लिख लिया हम लोग, हो गया। चलो बेटा लिखो। अब 7 नंबर में एक पॉइंट और पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, 7 नंबर में देखना ये है सर कि आपके पास ना बेंजीन, तो आप नाम सुने होंगे बेंजीन। तो बेंजीन के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो वैसे जिसके पास नंबर ऑफ बेंजीन ज्यादा होता है, आप यहाँ से बोल सकते हैं उसके स्टेबिलिटी ज्यादा होते हैं। तो आप इसको ना ऐसे लिख सकते हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के टर्म्स में। क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं सर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, नंबर ऑफ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, नंबर ऑफ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। तो बेंजीनॉइड का मतलब हो गया जिसके पास नंबर ऑफ बेंजीन कंपाउंड ज्यादा है, उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे अभी तुम्हारे सामने कंपेयर कर रहे हैं हम, आपके पास एक स्ट्रक्चर है ऐसा, ध्यान से देखना बहुत सिंपल है, ये है ना, एक आपके पास कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से देखो। अब आप इस सबों को देखकर ना आप बोलेंगे सिंपल, अच्छा एक और बना दें, एक और बना लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, ऐसा है। अब देखो बेटा गौर से देखो आप, तो सिंपल क्या बोलेंगे सर, इसके पास एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन कंपाउंड क्या एक है, इसके पास बेंजीन कंपाउंड दोनों है। अभी कैसे दोनों मालूम है, बेंजीन ये सेंटर का पाई बॉन्ड ये भी इस्तेमाल कर सकता है अपने समय में, और जब ये नहीं करेगा तो ये भी इस्तेमाल करेगा। तो ये 2 बेंजीनॉइड कंपाउंड है, मतलब इसके पास नंबर ऑफ बेंजीनॉइड, नंबर ऑफ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, एक है। इसके पास 2 है, इसके पास 3 है। अब आपको लगेगा सर यहाँ एक है एक 2, ये कैसे है, बिल्कुल है। जब आप इसका आरएस बनाएंगे ना तो ये पाई यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड इसको मिल जाएगा यहाँ से। तो इसके पास क्या है, 3 है। तो 3 है तो सिंपल क्या होगा भाई, नंबर ऑफ बेंजीनॉइड इसके पास ज्यादा है, वो आगे रहेगा सर। तो आप सिंपल कर सकते हैं सर ये आगे रहेगा, फिर ये रहेगा और सबसे पीछे ये रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ बेंजीनॉइड इसके पास 1 2 3 है, इसके पास 2 है, सिर्फ एक है, ये तो बेंजीन नहीं क्योंकि पाई बॉन्ड इसके पास है ही नहीं। आप पढ़े हैं बेंजीन का मतलब 3 पाई बॉन्ड होना चाहिए, है ना, सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए। और बेंजीन तभी होता है जब 3 पाई बॉन्ड अल्टरनेट मूव करता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना।
यहाँ भी देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इसके साथ भी आएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली इस तरह से आप एचेनॉइड को स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा हो गया रूल नंबर 7। अब एक लास्ट रूल हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक को लेकर। मतलब एरोमेटिक को लेकर मतलब ये है कि जो सिस्टम एरोमेटिक होता है ना उसके स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग में ज्यादा होता है, जो नॉन एरोमेटिक होता है उसके पीछे रहता है, और एंटी एरोमेटिक जो हाईली अनस्टेबल है, जो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी रेजोनेटिंग सबसे पीछे रहता है। तो हम लोग फटाफट लिख लेते हैं हम लोग जल्दी से, ये लास्ट हो जाएगा हमारा, फिनिश हो जाएगा। तो लिखो बेटा जल्दी से फटाफट लिख लिया सब, कॉपी करो इसको पहले। चलो अब लिखो रूल नंबर 8 लास्ट। तो रूल नंबर 8 हम लोग लिखते हैं फटाफट और लिखकर खत्म करेंगे। तो लिखा जाए, लिखो सबसे लास्ट रूल है ये। तो रूल नंबर 8 में हम लोग क्या लिखेंगे? रूल नंबर 8 में हम लोग लिखेंगे स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? एरोमेटिक का। अब ये एरोमेटिक क्या होता है ये हम लोग आगे सीखेंगे। अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ है तो घबराओ मत, आप लिख लो अभी फॉर्मेलिटी के लिए। और आगे हम लोग सीखने वाले हैं जीओसी में सीखेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक का कैरेक्टर। तो पहले लिख लो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरोमेटिक। फिर क्या होगा बेटा? नॉन एरोमेटिक, क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। और सबसे पीछे क्या रहेगा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक वाला सबसे पीछे होता है। क्लियर है? तो सिंपल हमें बोलना क्या है, इन सबों को देखें तो सबसे पीछे रहेगा एंटी, आगे नन, और सबसे पीछे एंटी नहीं भैया, एंटी नहीं नन, और उसके आगे क्या है? एरोमेटिक है। जैसे कि एग्जांपल हम तुम्हें दें, चलो दे रहे हैं भाई, क्या दें एग्जांपल भाई? दें, चलो शुरू करो। तो एग्जांपल हम तुम्हें दे रहे हैं जैसे आप बोले, ध्यान से लिखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है जी, घबराना है बिल्कुल नहीं। बहुत सिंपल तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हमें देखना है। चलो इसको देखते हैं। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, अब नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल घबराना नहीं, इसको छोड़ ही देना है। रूल नंबर 8 को आप इसके पहले जो रूल सीखे हैं वो आपको याद रहेगा, ठीक है ना? ये आपके पास क्या है बेटा? ये 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स है, रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये क्या है? नन, मतलब एंटी एरोमेटिक कह सकते हैं। एंटी एरोमेटिक है सर। यहाँ 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसको क्या बोलेंगे आप? एरोमेटिक बोलेंगे सर। ये आपका एरोमेटिक है सर। और यहाँ क्या है? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन सिस्टम में रेजोनेंस नहीं है। कंजुगेशन जब एब्सेंट होता है ना, तो आप ऐसे सिस्टम को बोलते हैं नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना? तो अगर इन सबों में स्टेबिलिटी की बात करिए जाए तो आप क्या अगर नंबर दे दें, ये कहेंगे 1, ये है 2, और ये क्या है? 3 है। इन सबों में क्या होगा? 2 सबसे आगे रहेगा, क्योंकि 2 क्या है? एरोमेटिक है। फिर थर्ड रहेगा कि नॉन एरोमेटिक है, और 1 सबसे पीछे रहेगा, क्योंकि वो क्या है बेटा? एंटी एरोमेटिक है, ठीक है ना? तो ये रूल नंबर 8 है। अगर आपको मालूम है तो आप पढ़ लीजिए, पर घबराना नहीं है। जीओसी में आपको फिर से सीखेंगे हम लोग, जीओसी के पार्ट ही पढ़ना, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी मतलब एरोमेटिक कंपाउंड का नेचर हम लोग पहचाना सीखेंगे, कैरेक्टर सीखेंगे पाई बॉन्ड की तरह से, ठीक है ना? तो बिल्कुल घबराना नहीं है। तो आप इसको कॉपी कर ले। तब हम इसको समरी कर रहे हैं। आज हम लोग क्या क्या सीखे? आज हम लोग सीखे रेजोनेटिव स्टेबिलिटी की स्टेबिलिटी। पहला सीखे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज मॉलिक्यूल। सेकंड सीखे ग्रेटर द पाई बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी। थर्ड में सीखे जिसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू उससे जिसपे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। फिर चौथे नंबर में आप क्या सीखे? चौथे नंबर में हम लोग सीखे सर क्या कि अगर मतलब कोई भी एटम ऐसा है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसका स्टेबिलिटी कम हो जा रहा है उससे जिसके पास हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर पांचवें में सीखे कि डिसिमिलर चार्ज वाला स्टेबिलिटी को बढ़ाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन करता है, सिमिलर चार्ज वाला इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करता है, स्टेबिलिटी को घटाता है। छठे में आप सीखे क्या सीखे? लीनियर कंजुगेशन जिस स्ट्रक्चर के अंदर है उसके स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू क्रॉस कंजुगेशन से,
और 7 नंबर में हम लोग सीखे, क्या सीखे 7 नंबर में हम लोग ये सीखे कि जिसके पास नंबर ऑफ बेंजीन कंपाउंड ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और 8 नंबर में सीखे कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, रेजोनेंस हो रहा है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक से। नॉन एरोमेटिक का स्टेबिलिटी ज़्यादा है एंटी एरोमेटिक से। गुड। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। और मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका यूज हम आगे करने वाले हैं कार्बोकैटायन में, कार्बन आयन में, फ्री रेडिकल में। ठीक है, तो आज इतना देते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।